मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा जिला अध्यक्ष जिला चौधरी के नेतृत्व में संविधान मान स्तंभ दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि बिहार में लोगों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को बेईमान करार देते हुए उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने की निंदा की, जहां दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। बिना नाम लिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार पर तंज कसते हुए इकरा हसन ने कहा कि मुजफ्फरनगर के कैबिनेट मंत्री सपा की वजह से ही चुनाव जीते हैं। शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में सपा ने अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया। आज संविधान मान स्तंभ दिवस के उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम था। ये संविधान के महत्व को समझने के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करने का और एक ऊर्जा अपने लोगों में भरने के लिए सभी लोग उपस्थित रहे। पार्टी कार्यालय पर अच्छा प्रोग्राम हुआ, तो इसी तरीके के कार्यक्रम हम चाहते हैं कि होते रहें ताकि अपने लोगों में ऊर्जा बनी रहे और 27 के चुनाव के लिए ये जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो जो विषय था कि जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में दिया था, आज सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया है कि कभी सीधा प्रहार करते हैं संविधान पर, कभी पीछे से करते हैं। तो आज हम ही लोगों को अपने संविधान की सुरक्षा के लिए भी लड़ना है, अड़ना है, और वो लड़ाई चल रही है। अभी बिहार में जो हो रहा है, जिस तरीके से लोगों के वोटों को काटने के लिए एक नया फरमान जारी किया गया है SIR के रूप में, तो ये लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा हमला है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कागज उसमें मांगे गए हैं, हमारे इलाके में कह लीजिए या पूरे ही देश के ग्रामीण क्षेत्र से जितने लोग आते हैं, कोई भी वो कागज नहीं दे पाएगा। उनके खुद के एक मंत्री ने कहा कि बिहार के ही मंत्री ने कि मैं भी कागज अपने ढूंढ नहीं पाया। तो जो लोग सत्ता के सिस्टम में मौजूद हैं, जब उनका ये हाल है, तो एक आम व्यक्ति, एक आम गरीब नागरिक जो पंक्ति के आखिर में खड़ा है, वो कैसे अपने कागज ढूंढ कर देगा? तो उसका सिर्फ वोट छीना जा रहा है। एक विशेष समुदाय को जरूर इसमें टारगेट किया जाएगा और सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम है चुनाव में, 2 महीने का टाइम है, और इतने कम वक्त में जितने लोगों का नाम सूची में नहीं आएगा उनके साथ बिल्कुल ये न्याय नहीं है। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। आज बिहार में हो रहा है, कल को ये हर जगह करेंगे। तो हम पूरे तरीके से बिहार के लोगों के साथ है और ऐसे किसी फरमान जो कि लोगों के अधिकार को छीने, वो बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। देखिए, उपराष्ट्रपति जी का दूसरे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में होता है और उनके कई अधिकार हैं, क्योंकि वो राज्यसभा की सदन के भी चेयरपर्सन होते हैं, तो उनके कई अधिकार हैं। ऐसा व्यक्ति जो रीढ़ की हड्डी से मजबूत हो और अपने स्वयं निर्णय लेने का क्षमता रखता हो, ऐसे लोग इस सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दिन उन्होंने पूरा सदन चलाया, उनकी तबीयत भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था। ऐसी क्या मजबूरी सरकार ने उन पर बनाई, क्या दबाव बनाया कि वो बेचारे रातों रात इस्तीफा देने पर मजबूर हुए? ये विषय है हम सब के लिए सोचने का, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सिर्फ नाच बाद में भेजती है, पहले अपनी फोटो भेजती है। तो वही यहाँ पर हुआ कि जो नोटिस जस्टिस यशवंत वर्मा की इम्पीचमेंट का था, वो विपक्ष के सांसदों ने दिया, जिसको धनखड़ जी ने एक्सेप्ट किया। उसी की नाराजगी है, क्योंकि सरकार को क्रेडिट चाहिए, सारी लड़ाई क्रेडिट की है। योजनाओं पे कम पैसे लगते हैं, एडवर्टिजमेंट पे ज्यादा लगते हैं। यहाँ उनके हाथ से ये मौका निकल जाता, तो उन्होंने धनखड़ जी को मजबूर किया कि वो इस्तीफा दे। वो एक किसान के बेटे हैं और पढ़े लिखे, कई पदों पर रहकर देश की सेवा करने वाले, और ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित किया गया, तो किसान के बेटे का ये अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हमने सब जगह लिखित में दिया है, वो सिस्टम के अधिकारी हैं और हम सिस्टम के जरिए ही उनसे इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ एक और महिला जनप्रतिनिधि थी, और ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, लगातार इसी तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार अधिकारी लोग करते हैं। इन्हें अभी आदत नहीं है कि ये महिलाओं से आदेश ले सके, तो लगातार इसी तरीके से बदतमीजी कई जगहों पर होती है। तो ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जो आगे बढ़ना चाहती है, जो अपनी आवाज खुद बनना चाहती है। और सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण दे रही है, वो कैसे सुनिश्चित करेगी कि जो महिलाएं आगे आएंगी 33% आरक्षण से, उनकी सुनवाई होगी? तो ये उन सब महिलाओं की लड़ाई है और सब मेरे साथ हैं इस लड़ाई में। मेरे क्षेत्र के सभी लोगों ने अपना समर्थन दिया, मैं उनकी आभारी हूँ।
मुजफ्फरनगर के जॉनसेट बाईपास पर शेरडगर गांव में 5 गांव शेरडगर, सरवट, कुकड़ा, धंधेड़ा और बिलासपुर के किसानों ने पंचायत कर 4,700 बीघा जमीन के प्रस्तावित अधिग्रहण का विरोध किया। किसान तौसीफ चौधरी ने बताया कि सरकार आवास विकास कॉलोनी के नाम पर उपजाऊ जमीन प्राइवेट बिल्डरों को सौंपना चाहती है। पहले भी शेरडगर की जमीन द्वारका सिटी, गोकुल सिटी और सुरेंद्र नगर के लिए जबरन ली गई थी। 700 किसानों को नोटिस मिले, जिनका जवाब दे दिया गया। किसानों ने साफ कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। पंचायत में एक संघर्ष समिति बनाई गई जो डीएम से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जल्द ही बड़ी महापंचायत में शामिल होंगे। किसान मोहम्मद माजिद ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उनकी जमीन छीनी जा रही है। पंचायत अब से पहले भी 2-3 बार हो चुकी और एक गांव की पंचायत नहीं, इसमें 5 गांव है। सरवट है, कुकड़ा है, बिलासपुर है, धंधेड़ा और शेरनगर। इन सब 5 गांव की जो है जमीन एक्वायर कर रही है सरकार आवास विकास के नाम पे, जबकि सबसे पहले शेरनगर की जो जमीन एक्वायर हुई थी वो पुलिस फायरिंग रेंज के नाम पे एक्वायर हुई, करीब ऐसी है 110 बीघे के आसपास। उसके बाद जो है शेरनगर का ही रकबा है सुरेंद्र नगर की जमीन एक्वायर करी। उसके बाद फर्जीवाड़ा करके जो है एमडीए के जो है उस टाइम के मंत्री थे माननीय चितरंजन स्वरूप जी, और उन्होंने एमडीए से धांधलेबाजी करा के द्वारिका सिटी जो बन रही है वो सारी शेरनगर के रकबे में बन रही है। उसके बाद यही नीति अपनाई गोकुल सिटी वालों ने। गोकुल सिटी वालों का भांडा फूट गया, वहां भी एक गोकुल सिटी बन गई। उसके बाद हमारे यहाँ आसपास में गोकुल सिटी, वृंदावन, द्वारिका और ओम पैराडाइज 2-4 सिटी और है, और NH 58 में गई। उसके बाद 709 AD निकला, उसमें जमीन गई। अब हमारे पास एक ही जमीन बच रही है, इस पर भी सरकार की नजर है। सरकार का मतलब यह है कि प्राइवेट सेक्टर में देना चाह रही है। अभी कुछ दिन पहले आए भी थे, हरियाणा के कुछ बिल्डर थे, उनका कहना यह था कि सरकार के द्वारा जो एक्वायर कराएंगे और प्राइवेट में हम प्लॉटिंग करेंगे। नोटिस आया, नोटिस का हमने जो है जवाब भी दिया है। सभी ने लगभग जो है कोई आदमी नहीं बचा। 700 किसान थे उसमें, 250 कचरा नंबर थे। 250 कचरा नंबर और 700 किसानों ने अपनी असहमति की आपत्ति दी। हाँ, यहाँ पे पंचायत में हम पहले भी 2 बार आ चुके हैं, पहले भी पंचायत हुई यहाँ पे। ये आवास विकास जो कॉलोनी के लिए जमीन लेना चाह रही है सरकार, उसके विरोध में पंचायत हुई है। निर्णय तो यही है कि हम अपने किसान इसमें जमीन नहीं देना चाह रहे। और अच्छा, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में आवास विकास कॉलोनी पहले से भी है, ये शकुंतलम कॉलोनी है, आज तक वह भी पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई। और सरकार जो है 4200 बीघे जंगल लेकर फिर दोबारा से आवास विकास को देना चाह रही, तो सरकार के विरोध में हम अपनी जमीन बिल्कुल नहीं देंगे। मेरे नाम से जमीन है खसरा नंबर 698 में। अभी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ रहा है कि आवास विकास परिषद जमीन अधिग्रहण करना चाह रहा है, तो किसान तो विरोध में है इस चीज के कि जमीन नहीं देना चाहेंगे। अभी हमने कल योगी मुख्यमंत्री जी की खबर सुनी है, उन्होंने बताया कि हम किसान उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला स्टेट है, और ये जो आवास विकास परिषद है ये जमीन हथियाना चाह रहा। योगी जी कह रहे हैं कि हम फसलों को, किसानों को बढ़ावा देंगे, लेकिन आवास विकास जो है बहुफसलीय कृषि भूमि को अब जाना चाह रहा है, तो ये दोहरा रवैया कैसे चलेगा? मामला दरअसल ये है, ये हमारे गांव में जो है माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा प्रस्तावित आवास विकास योजना के अंतर्गत उन्होंने हमारे गांव की जमीन को, जो उपजाऊ जमीन है, हमारी सहमति के बगैर इसमें आवास विकास निर्माण के लिए प्रस्तावित कर दिया। ना हमें सूचना दी, ना हमारे से कोई इसके बारे में पूछा गया। देखिए, जमीन हमारी माँ है, हमारी कई पीढ़ी यहाँ से गुजर चुकी, पता नहीं कितनी पीढ़ी होगी, और कुल मेरे परिवार की 650 बीघे जमीन जो है वो इस प्रस्तावित भूमि में जारी। हम ये चाह रहे कि ये जमीन हमारी ना जावे। अगर उन्हें लेनी ही थी तो थोड़ी आगे को पहुंच जाते, 1-2 किलोमीटर आगे कुछ हमारी अनुपजाऊ जमीन है जो इतनी उपजाऊ नहीं है, अगर उन्हें लेना ही था तो वो उसमें ले सकते थे।
मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरी आनंदपुरी पेट्रोल पंप के पास जैन प्लाईवुड के मालिक ने बीजेपी नेता और पूर्व पिछड़ा आयोग सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित व्यापारी का कहना है कि बीजेपी नेता अपनी दबंगई और परिवार के साथ मिलकर उनका उत्पीड़न कर रहा है। रात 1 बजे बदमाशों ने बनामे के हिसाब से बनी दीवार को तोड़ दिया। इससे पहले भी 10 फीट की दीवार रात में तोड़वाई गई थी। व्यापारी ने बताया कि बीजेपी का बड़ा नेता होने का रौब दिखाता है और कहता है कि उसकी पहुंच लखनऊ तक है और संघ के नेता उसके घर चाय पीने आते हैं। पीड़ित ने वैश्य समाज और हिंदू संगठनों के साथ कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। हाँ, कोतवाली आए थे, हम इसलिए आए। जगदीश पांचाल साहब ने एक जगह ली थी और उसने पहले दीवार आगे की तुड़वा दी। रात 1 बजे पीछे की तुड़वा दी हमारी, और हमारी दुकान पे भी कब्जा करना चाह रहा है और हमें थ्रेट देता है, हम देख लेंगे तुझे, कितना बड़ा बदमाश है तू, और तू को भी लाकर बैठा दे वहाँ अपनी, ताकि इनका अंजाम भी लगा दिया जा। जगदीश पांचाल ये यही रहता है इस पे रोड पे, और वो उसका भाई है, वो ज्यादा उसको सामने कर रखा शेरपाल। ये इसकी लोहे की फैक्ट्री है, इसकी लोहे की फैक्ट्री है बराबर में ही, इसी के बराबर में लोहे की फैक्ट्री है। और उसका लड़के हैं 2-3 भाई है, वे तीनों भाई के लड़के बदतमीजी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, हत्तापाई करने की कोशिश करते हैं और धमकी देते हैं, हम तुम्हें देख लेंगे, हम अच्छी तरह निपटा भी देंगे तुम्हें। परसों जब हम प्लास्टर करने लगे, भाई थोड़ा थोड़ा प्लास्टर कर दे, तो उसने शेरपाल ने आके हत्तापाई करी मेरी गैल, और करनी लेकर के उसका प्लास्टर तारने लगा। मैं उसे हटाने की कोशिश करी, लेकिन फिर वे 4 डब्बू चिपट के मेरी साथ जान से मारने की मुझे धमकी देने लगे। मुजफ्फरनगर में संयुक्त वैश्य मोर्चा और महाराजा अग्रसेन सेवा समिति ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के वैश्य समाज पर आपत्तिजनक बयान के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शर्मा ने कथित तौर पर कहा था बिजली विभाग कोई बनिए की दुकान, जिससे वैश्य समाज में गहरा आक्रोश फैल गया। मोर्चा ने ज्ञापन सौंपकर 7 दिन में माफी की मांग वरना आंदोलन की चेतावनी। प्रदर्शनकारी अनुज अग्रवाल ने कहा कि वैश्य समाज धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सबसे आगे है और ऐसी टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीजेपी सरकार पर समाज के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि वैश्य समाज कभी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करता। 2027 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी गई। देखिए, वैश्य समाज में बहुत बड़ा रोष है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मिनिस्टर, माननीय मंत्री जी के शर्मा जी, ऊर्जा मंत्री जो है, उनके द्वारा वैश्य समाज के प्रति एक अशोभनीय टिप्पणी की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि वैश्य समाज की ये कोई बनिए की दुकान नहीं है जिसे आप चला रहे हो, जिसमें वे पैसे ले लेता और माल नहीं देता। तो आज सब वैश्य समाज बहुत आक्रोशित है। वैश्य समाज एक संयुक्त वैश्य मोर्चा मुजफ्फरनगर ने सभी नेताओं में, जिसमें सभी 17 जितनी भी सभाएं हैं, सभी सभाओं के अध्यक्षों और महामंत्रियों ने मिलकर यहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय को द्वारा चीफ मजिस्ट्रेट साहब के एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि 7 दिन के भीतर या तो माननीय मंत्री जी अपने शब्दों को वापस ले, नहीं तो वैश्य समाज सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन करेगा। और इसकी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी जो होगी माननीय मंत्री जी की होगी, क्योंकि वैश्य समाज हमेशा दान धर्म में आगे रहता है, वह सौहार्द और प्रेम को मानने वाला है, वह कभी किसी के बारे में बद टिप्पणी नहीं करता। परंतु वैश्य समाज के बारे में बार बार जो ये बद टिप्पणी की जाती है, इनकी वैश्य समाज पसंद करता है और बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो वह भी वैश्य समाज करने से पीछे नहीं है। मुजफ्फरनगर के सबसे व्यस्त मीनाक्षी चौक के पास खालापार रोड पर सीवर लाइन लीकेज के चलते सड़क धंस गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। गनीमत रही कि सभासद नौशाद पहलवान की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने तुरंत नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर प्रशासन और पालिका की टीम भेजी। नौशाद पहलवान ने बताया कि गड्ढा इतना गहरा था कि सड़क नीचे से खोखली हो चुकी थी। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाता तो कोई ट्रक, स्कूल बस या टेम्पो हादसे का शिकार हो सकता था। सुरक्षा के लिए मीनाक्षी चौक को बंद कर दिया गया है और पिछले 3 दिन से सीवर लाइन की मरम्मत चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम पूरा होने में 8 से 10 दिन और लगेंगे। मीनाक्षी चौक से लेके खालापार जाने वाली सड़क थी, श्यामली रोड, ये जो है बहुत ही नीचे जाके इसमें गड्ढा सा हो गया था पानी के द्वारा। इसकी सूचना हमने चेयरमैन साहब को दी, नगर पालिका चेयरमैन को, और इसमें बहुत जल्दी उन्होंने कार्रवाई की। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, कोई भी ट्रक इसमें गिर जाता, बहुत बड़ा हादसा हो सके था। इसमें चेयरमैन का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें बहुत जल्दी उन्होंने कार्रवाई की।
ये गड्ढा हमारे सामने से जो साइड में चलने का पैदल का रास्ता होता है कच्ची ईंटों से बना हुआ, वो अचानक से ढह गया और ढहने पे यहाँ से टेम्पो वाले गुजर रहे थे, जो जैसे टेम्पो का पहिया उसके ऊपर गुजरा तो ये फौरन नीचे दबा धीरे से। जैसे टेम्पो आगे निकला उसके निकलते के साथ एकदम ये ढह गया और अंदर जो हमने झांक के देखा इसके अंदर पूरी सुरंग बनी हुई थी, यानी कि अंदर की जो मिट्टी थी सीवर के डैमेज होने से अंदर वो पानी के रास्ते बह गई और ये सारा खाली पड़ा था बिल्कुल। फिर ऊपर से जी अगले दिन फिर जेसीबी मशीन से इसे तोड़वाया गया ताकि दोबारा से पूर्ण कार्य किया जाए। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली में समाधान दिवस के दौरान एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया हेल्प डेस्क का जायजा लिया, लेकिन ड्यूटी इंचार्ज के मौके पर ना मिलने पर नाराजगी जताई और स्पष्टीकरण मांगा। एसएसपी ने थाने पर पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी, जिनमें पति पत्नी के विवाद और संपत्ति से जुड़े मामले शामिल थे। एक जमीनी विवाद में तुरंत लेखपाल और पुलिस की टीम गठित कर मौके पर जांच के निर्देश दिए। एसएसपी ने बताया कि 3-4 प्रमुख शिकायतों का जल्द निस्तारण किया जाएगा। देखिए, 3 प्रकार की समस्याएं समाधान दिवस में कोतवाली नगर में आया हुआ हूँ और समाधान दिवस में जो मैंने देखा कि 3 प्रकार की समस्याएं थी। एक तो प्रॉपर्टी का झगड़ा था जो कि आपने देखा होगा 10-12 लोग आए हुए थे, उसमें मैंने इंस्पेक्टर और राजस्व टीम को भेज दिया है मौके पर और एक सर्टेन टाइम पे लोग जाएंगे, मौके पे जांच करेंगे 2 बजे के बाद जब ये खत्म होता है। दूसरी समस्या पति पत्नी की थी, आपने देख रहा होगा, अभी उसका भी समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी हो सकता है हल भी हो जाए। वो पत्नी को मारने का है आरोप जैसा कि पत्नी कह रही है। तीसरा मामला जो है वो भी इसी प्रकार से कमोवेश था, पति पत्नी का ही झगड़ा था वो। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की समस्याएं आई थी और तीनों का समाधान लगभग हो गया है। बाकी एक मौके पर जांच करके भी और भी समाधान उसका हो जाएगा। तो समाधान दिवस का शासन का निर्देश इसी क्रम में है कि समाधान राजस्व कर्मी, पुलिस जैसी भी समस्या आती है उसका निदान किया जाए और इसी उद्देश्य से ये समाधान दिवस का आयोजन हर थाने पर किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 24 जुलाई 2025 से अनिल अंबानी के रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़े मुंबई में 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत 2017-2019 के बीच यश बैंक से लिए गए 3000 करोड़ रुपए के कथित ऋण घोटाले की जांच के लिए है। ईडी सूत्रों के मुताबिक शेल कंपनियों पीछे की तारीख वाले अनुमोदन और बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने की साजिश का खुलासा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हाल ही में रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को फ्रॉड खाता घोषित किया। 50 से अधिक कंपनियां और 25 व्यक्ति जांच के दायरे में है। रिलायंस पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्पष्ट किया कि यह पुराने मामले की जाँच है और इसका उनके संचालन पर असर नहीं पड़ेगा। ईडी की जांच जारी है और अनिल अंबानी की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी है। चिराग ने कहा कि अगर तेजस्वी में हिम्मत है तो बिहार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाए। यह बयान तेजस्वी के उस बयान के जवाब में आया जिसमें उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार की संभावना जताई। चिराग ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ बहाने बना रहा है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए बिहार में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। भाई कीजिए, सड़क पर आंदोलन कीजिए, आप तो बहिष्कार की बात कर रहे हैं ना। हम तो देते हैं चुनौती कि करके दिखाइए भैया बहिष्कार, हिम्मत है तो। सत्ता का लालच इन लोगों में इतना ज़्यादा है कि कतई ये लोग चुनाव का बहिष्कार करने की सोच नहीं रख सकते। सत्ता के लिए जो विरोधाभास को भूलकर एक साथ एक गठबंधन में दल आने को तैयार हो जाते हैं। विपक्ष में हम लोगों ने देखा ही है क्या है ये तथाकथित इंडिया अलायंस। भानुमति का कुनबा ही है ना। दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो केंद्र में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, दूसरे राज्य में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो केंद्र में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। क्यों? महत्वाकांक्षाओं के लिए ही ना। तो ऐसे में कतई इन लोगों में हिम्मत नहीं है विपक्ष में कि ये लोग करें। और जहाँ तक रही बात कि इसमें किसी तरीके की कोई धांधली है, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं भैया? मेरे तो सारे BLAs ग्राउंड पे हैं। नहीं अगर आपको विश्वास है, जो BLO अपॉइंट किए गए हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा, अगर आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आपकी पार्टी के तो BLAs हैं ना, बूथ लेवल एजेंट्स, उनके माध्यम से सुनिश्चित करवा दीजिए कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। हम लोग तो कर रहे हैं, पर आपकी पार्टी को अगर ज़मीन पर उतरना ही नहीं है, कार्यकर्ताओं को गांव में जाना ही नहीं है, तो ये आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है।
फिरोजाबाद के गांव उलाऊ में एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ है। 13 मई 2025 को राशि देवी ने अपने प्रेमी यादवेंद्र के साथ मिलकर पति सुनील को दही में जहर देकर मार डाला। सुनील की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन शशि और पड़ोसी यादवेंद्र के अवैध संबंधों का पता चलने पर सुनील के पिता ने 23 जुलाई को तहरीर दी। पुलिस जाँच में सामने आया कि शशि ने प्रेमी के पते पर ऑनलाइन जहर मंगाया था। इससे पहले भी उसने सुनील को जहर दिया था, लेकिन वह बच गया था। इस बार साजिश कामयाब रही। पुलिस ने शशि और यादवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों शादीशुदा है और सुनील शशि की शादी को 12 साल हो चुके हैं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा दिया है। देखिए, ये राम ढकेली हैं, पति का नाम स्वर्गीय निरंजन सिंह, ये उलाऊ टुंडला की रहने वाली हैं। इन्होंने दिनांक 24/7/2025 को एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें इनका ये कहना था कि इनकी बहू शशि और उनका जो प्रेमी है यादवेंद्र, इन दोनों लोगों ने मिलकर षड्यंत्र करके इनके लड़के यानी इनके बहू शशि देवी के पति सुनील की खाने में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। इसमें दोनों जो इनकी बहू हैं शशि देवी और इसका जो प्रेमी है सुनील, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। पूरा मामला ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये शशि देवी और ये यादवेंद्र, इनका आपस में प्रेम प्रसंग था। ये दोनों शादीशुदा हैं। शशि देवी के बच्चे भी हैं और ये षड्यंत्र के तहत इन दोनों प्लान करके सल्फास पार्सल से इन लोगों ने मंगाया था जहरीला पदार्थ और इसको खाने में मिलाकर इसको दिया गया। इसकी तबीयत भी खराब हुई। इसको ट्रामा सेंटर में 13 मई 2025 को यहाँ एडमिट कराया गया था, जहाँ इसका इलाज हुआ। इलाज के बाद ये घर गया और डॉक्टर ने सलाह दिया था कि इसको खिचड़ी यानी भोजन दिया जाए। बाद में पुनः इसको जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाया गया, तो 14/5/2025 को इसकी मृत्यु हो गई। इसका दाह संस्कार कर लिया गया। बाद में जो मृतक है सुनील, इसके माँ बाप को कुछ डाउट हुआ, शक हुआ, तो इसमें एक जांच कराई गई, तो पूरा तथ्य प्रकाश में आया कि प्रेम प्रसंग में के मामले में इसमें ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है जहरीला पदार्थ खिलाकर। ये पूरे मामले की ये विवेचना की गई है, जांच पड़ताल की गई है और इनको ये गिरफ्तार किया गया है। इसमें कब्जे से भी हम लोगों ने जिस कटोरी में दही खिलाया गया था, जिसमें जहरीला पदार्थ मिला खिलाया गया था, वो कटोरा हम लोगों ने बरामद किया है। साथ ही जो पुड़िया पार्सल से मंगाया गया था, तो पुड़िया भी हम लोगों ने इससे घर से बरामद किया है। साथ ही चादर जिस पे वो मृतक लेटा हुआ था जब जिंदा था वो, तो और पहने हुए कपड़े ये जो दोनों अभियुक्त हैं, इन लोगों ने उसको जलाने का प्रयास किया था, जले कपड़े, ये सभी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। फिलहाल इसमें जो दोनों अभियुक्त थे शशि देवी और यादवेंद्र, इनको हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ जल्द ही अपनी नई फिल्म बॉर्डर 2 के साथ दस्तक देने वाले हैं। एक्टर ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है और अब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को अपने किरदार के बारे में बताया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में दिलजीत दोसांझ अपने को एक्ट्रेस को लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। दिलजीत सबसे पहले वरुण धवन को, उसके बाद आहान शेट्टी को लड्डू खिलाते हैं। वीडियो में दिलजीत अपने फैंस के साथ मुलाकात और सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं।